हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। और ये इंडियन पॉलिटी जो कंटिन्यू एक सीरीज चलती आ रही थी और जो पिछली वाली क्लास में मेरे द्वारा जो कराया गया था वो गया था भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 यानी संविधान के भाग 1, 2 व 3 इनको हम कंप्लीट ही कर चुके हैं पिछली क्लासों में। और भाग 1 मैंने बताया संघ उसका राज्य क्षेत्र, और इसी में ही आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये हम पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, और कौन से मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, इसके बारे में हम पिछली क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। देखिए आज जो चलेगा वो आज है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी ये राज्य के लिए दिए गए हैं कि राज्य व्यक्तियों के लिए क्या क्या करेगा। ठीक है, एक तो थे आपके मौलिक अधिकार, ये राज्य के लिए हैं, ये राज्य के कुछ अधिकार हैं। राज्य क्या करना चाहिए, राज्य को एक व्यक्ति को देखते हुए या समाज को देखते हुए राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, इन सब का जो वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो ये पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये भाग 4 है और भाग 3 से पहले यानी भाग 4 से पहले हम पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 4 है और भाग 4 में हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद जुड़े हुए हैं इससे। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, और 51 में भी 2 हैं, 51 के कै तक, तो 51 ही रखिए आप यानी 51। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 41 तक है और एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे कंटिन्यू। ठीक है, क्रम से पढ़ेंगे कौन से अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं इसके बारे में। चलिए देखिए आर्टिकल 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो आर्टिकल 36 आता है यानी अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36। ठीक है, देखिए आप 1 से लेकर 51 तक तो आप याद ही कर लीजिए, कम से कम इतना याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 51 तक कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ना छोड़ें उसे। ठीक है, क्योंकि इनसे अनुच्छेद से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 51 के बाद जो चलेंगे उसमें से जो मोस्टली होंगे उनको करा देंगे। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू चलेंगे सभी को एक साथ लेकर के। तो अनुच्छेद 36 कहता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी इस भाग में जब तक कि संदर्भ से ठीक है अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 में दिया गया है। किस में दिया गया है, यानी इसने कहा गया है इस भाग से अपेक्षित इस भाग में, ठीक है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में होगा। और भाग 3 में मैंने बताया था भाग 3 आपका कहाँ है, भाग 3 में आर्टिकल 12 है। ठीक है, आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, वही परिभाषा आर्टिकल 36 के अनुसार होगी। वही परिभाषा अनुच्छेद 36 के अनुसार होगी। भाग 3 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 36 के द्वारा। ठीक है, इसने कहा कि भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 के अनुसार होगी। ठीक है, अनुसार होगी। ठीक है, जब तक संदर्भ में अपेक्षित न किया गया हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 आपको देख लेना, आप आर्टिकल 12 क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 12 मैंने बताया भी था राज्य का क्या अर्थ होगा। आर्टिकल 12 में मैंने बताया भी था कि आर्टिकल 12 में कि राज्य का क्या अर्थ होगा और राज्य की परिभाषा है क्या होगी, राज्य किस किस से मिलकर बना होगा, इन सब के बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में ही हम कर चुके हैं। ठीक है,
आर्टिकल 37 देखिए यहाँ पर भाग 3 का अनुच्छेद 12 है, ये याद रखना, ये 12 अनुच्छेद है, ठीक है, तो भाग 12 लिख गया था। अब करते हैं अनुच्छेद 37 की बात, ठीक है, अनुच्छेद 37। देखिए अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 37 कैसा है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, ठीक है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। देखिए अब समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। देखिए ये आर्टिकल कहता क्या, आर्टिकल ये कह रहा है राज्य ने आपको डीपीएसपी दे रखे हैं, ठीक है, ये डीपीएसपी हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें जो बातें कही गई हैं अगर राज्य उनको पूरा ना कर पाए तो आप सुप्रीम कोर्ट मत चले जाना, ठीक है। सीधी सीधी बात, साधारण भाषा में बात यह है कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को पूरा ना कर पाए तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मत चले जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राज्य सभी चीज़ों को पूरा करे, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप हैं और आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी अगर मान लीजिए आपके पिताजी से आप अपने पिताजी से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, अगर वो पूरा ना कर पाएँ तो क्या आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हो? वही यहाँ पर है, ऐसा ही प्रकार यही है कि अगर राज्य ये चीज़ें पूरी ना कर पाएँ तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मत चले जाना, राज्य के खिलाफ, ठीक है। और देखिए इसमें ये भी कहा गया है अगला इसमें ही कि चलिए मैं लिख भी देता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर राज्य डीपीएसपी को पूरा न कर पाए, पूरा न कर पाए तो आप सुप्रीम कोर्ट मत चले जाना, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए राज्य डीपीएसपी को पूरा ना कर पाए तो आप सुप्रीम कोर्ट मत चले जाना, इसका कहने का मतलब यही है। और दूसरा इसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद में जो तत्व हैं वो विधि बनाने में लागू होंगे, और इस अनुच्छेद में जो भी तत्व हैं वो केवल और केवल किसके लिए काम आएंगे? विधि बनाने के, यानी कानून बनाने के काम आएंगे। इस अनुच्छेद में जो भी तत्व हैं वो विधि बनाने के काम आएंगे, ठीक है, ठीक। आर्टिकल 37 क्लियर हो गया, ठीक है ना। याद रखना इस भाग में अंतर्विष्ट तत्व यानी इस भाग में जो भी तत्व हैं, आर्टिकल 37 में जो भी तत्व दिए गए हैं, ठीक है, वो केवल किसके काम आएंगे? विधि बनाने के काम आएंगे, यानी कानून बनाने के ही काम आएंगे। और ये भी इसमें कह दिया, ऊपर मैंने लिख भी रखा है कि अगर मान लीजिए करना पाए पूरा तो आप इसके खिलाफ कहाँ मत चले जाना? सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाना। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये आर्टिकल 38 के तहत कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। अब इसको सादा सिंपल भाषा में समझा दूं तो सादा सिंपल भाषा में कह ये रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे जुड़ाव रखते हैं? तो ये रखते हैं, पहली बात तो लोक कल्याण से, इतना ध्यान रख लेना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण से जुड़ाव रखते हैं। दूसरा इसमें कहा गया कि असमानता को कम करना, ठीक है,
असमानता को कम करेगा, प्रतिष्ठाओं की और सुविधाओं एवं अवसरों की असमानताओं को भी समाप्त करेगा। देखिए क्या होता है, स्त्री पुरुष, ठीक है, राज्य में दो होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, और इनके लिए समानताएं और असमानताएं होती हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ और, पुरुषों के लिए कुछ और। तो ये जो जितनी भी असमानताएं हैं राज्य इनको भी दूर करेगा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में तो अवसर जो उनको दिए जाएंगे, प्रतिष्ठा जो समाज में प्रतिष्ठा है, इन सबको भी दूर करेगा। कहीं पर स्त्री, ठीक है, अभी भी हीन समझा जाता है स्त्रियों को कि स्त्रियां अभी भी हीन है। तो इस प्रकार की जो, ठीक है, माइंड में जो ये चीज़ें चलती रहती हैं लोगों के में, तो इस चीज़ को भी इस राज्य दूर करेगा। तो यहाँ पर क्या कहा है इसने कि पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 38 किससे संबंधित है, इतना ध्यान रख लेना, लोक कल्याण से संबंधित है। पहली बात तो याद रखना, लोक कल्याण, ठीक है, लोगों के कल्याण से संबंधित है आर्टिकल 38। इतना ध्यान रख लीजिए, आप इस वर्ड को रख लीजिए याद कि ये किससे संबंधित है। जहाँ लोक कल्याण की बात आए वहाँ आर्टिकल 38 आता है, याद रखना, लोक कल्याण आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38 आता है लोक कल्याण संबंधित। और इसमें आगे भी कहा गया कि असमानता को कम करेगा, आर्टिकल 38 असमानताओं को दूर करेगा, ठीक है, यानी कम करेगा राज्य, ठीक है, राज्य असमानता को दूर करेगा, ठीक है। दूसरा है इसमें प्रतिष्ठानों की ओर, यानी प्रतिष्ठाओं की ओर, ठीक है, और प्रतिष्ठाओं की ओर सुविधा एवं अवसरों की असमानताओं को समाप्त करेगा, यानी प्रतिष्ठाओं को लागू करेगा। प्रतिष्ठा यानी दोनों में बराबरी की समानता है, और जितनी भी असुविधाएं हैं लोगों के लिए उनको भी राज्य दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। समानताओं को कम करेगा, असमानताओं को प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य असमानता को दूर करेगा, असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा। ये सब राज्य के बारे में है। आर्टिकल 39 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 39, ठीक है। अनुच्छेद 39 देखिए क्या कह रहा है, अवसर की समानता दी गई है यहाँ पर। अनुच्छेद 39 अवसर की समानता, ठीक है। तो राज्य, ठीक है, आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा, ठीक है, अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय, ठीक है, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के कुछ तत्व, ठीक है, अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है। अब इसमें कहा क्या है, देखिए आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 कहता है कि स्त्री पुरुष के लिए जीविका के पर्याप्त साधन, ठीक है, यानी स्त्री और पुरुष। देखिए यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पर अब यहाँ पर जो बात करी गई है, यहाँ पे करी गई है समान वेतन की बात, ठीक है, यानी स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यहीं पर बात कर दी गई है इसके लिए। और स्त्री और पुरुष के लिए जो भी अवसर होंगे उनके लिए समानता की बात भी यहीं पे कर दी गई है, यानी जीविका के जितने भी साधन होंगे वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होंगे। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, ठीक है, यानी सभी के पास समान पैसा होगा। क्या होगा, सभी के पास समान पैसा होगा। दूसरा क्या है, राज्य सभी के लिए अनुकूल व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा, आर्टिकल 39 के तहत राज्य सभी के लिए अनुकूल व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। और स्त्री और पुरुषों की जीविका के लिए समानताओं की बात करेगा, यानी उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर्थिक, यानी सभी लोगों की आर्थिक व्यवस्था अच्छी तरीके से चले, राज्य इसके लिए भी क्या करेगा, प्रयास करेगा, यानी कहने का मतलब सभी के पास समान पैसा होगा। आर्टिकल 39 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 39 का ए कहता है, ठीक है, 39 का ए क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता व समान न्याय। आर्टिकल 39 का कै भी जोड़ देते हैं इसमें। आर्टिकल 39 के कै में क्या कहा गया है, निःशुल्क विधिक सहायता व समान न्याय, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, निःशुल्क सहायता, ये विधिक सहायता। मान लीजिए
कोई व्यक्ति है और ठीक है वो न्याय पाना चाह रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, क्या नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, तो आर्टिकल 39 का क्या ये कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। राज्य उस व्यक्ति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा अपनी ओर से, ठीक है, चाहे राज्य के खिलाफ ही क्यों ना केस चल रहा हो, तब भी राज्य का कर्तव्य होगा कि वो उस व्यक्ति की सहायता करे उसका केस लड़ने में, ठीक है। दूसरा, समान न्याय की बात कर रहा है, यानी उसके लिए न्याय जैसे सभी के लिए न्याय है ऐसे ही उसके लिए भी न्याय होना चाहिए, यानी समान न्याय की बात करी गई आर्टिकल का 39 का क्या है, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 39 के निःशुल्क विधिक सहायता, यानी वह व्यक्ति जो जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो जोड़ा गया था ये वाला, ये जो जोड़ा गया था 39 का क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। दो संविधान संशोधन हुए थे, एक हुआ था 1976 में 42वां, एक हुआ था 1978 में 44वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, याद रखना। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 39 का क्या है, आर्टिकल 39 का क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रख लेना, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए, आगे कराते हैं फिर। चलिए आगे नेक्स्ट करें। चलिए आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 में क्या कहा गया, देखिए आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 जो संबंधित है ग्राम पंचायतों से संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों से संबंधित, याद रखना ग्राम पंचायतों से संबंधित है। बस इतना आप याद रखिए कि आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अब इसमें कहा क्या गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्ति मुहैया कराए कि वे अपना शासन स्वयं चला सकें। क्या चला सकें, अपना शासन स्वयं चला सकें। तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है, गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे वे, ठीक है, स्वायत्त शासन चला सकें। तो इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है, गठन करने के लिए कदम उठाएगा, वह उनको ऐसी शक्ति मुहैया कराएगा कि वे अपना शासन स्वायत्त चला सकें, ठीक है। यानी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना शासन स्वयं चला सके और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें ऐसी शक्ति मुहैया कराए कि वे अपना शासन स्वयं चला सकें, ठीक है। चलिए आर्टिकल 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41, ठीक है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 41 का संबंधित है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या है, काम, शिक्षा
तथा काम हो गया, शिक्षा हो गया, तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अधिकार। तो इसमें क्या है, काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार आपके कहाँ है, आर्टिकल 41 में। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जैसे इसमें जो काम हो गया, शिक्षा हो गया, लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कुछ होते हैं कि जो लास्ट में बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए उनके जीवन यापन के लिए, यानी बुढ़ापे के जीवन यापन के लिए सरकार उनको कुछ मुहैया कराए, ठीक है, या उनके लिए कुछ काम मुहैया कराए। तो इसके अंतर्गत ये कहा कि जैसे बुढ़ापे के लिए अलग व्यवस्था, ठीक है, बेगारी के लिए अलग व्यवस्था। इसमें कहा गया कि जो बेगारी के लिए अलग व्यवस्था, यानी अलग अलग व्यवस्था की बात करी गई है। जैसे बुढ़ापे के लिए अलग व्यवस्था, ठीक है, बुढ़ापे के लिए अलग व्यवस्था, और बेगारी के लिए अलग अलग व्यवस्था। ठीक है, अलग व्यवस्था। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आप काम कर रहे हो और काम कर रहे हो, अब के बाद मान लीजिए काम छूट जाए, तो आप बेकार मतलब अब काम छूट जाए, तो उस समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि आपके लिए कुछ मुहैया कराए, काम मुहैया कराए। ठीक है, आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार है। ठीक है, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। बुढ़ापे के लिए अलग व्यवस्था, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए पेंशन वगैरह आती हैं। ठीक है, तो जब बुढ़ापे में आओगे तो उसके लिए अलग व्यवस्था करेगा, ये राज्य का एक कर्तव्य होगा कि बुढ़ापे के लिए आपकी अलग व्यवस्था करे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है कि अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता प्रबंधन। क्या कहता है कि काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशा, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं, मानवोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता प्रबंधन। ठीक है, प्रसूति सहायता प्रबंधन। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको आसान भाषा में समझ लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि काम की न्याय संगत, ठीक है, काम की न्याय संगत और तथा मानवोचित दशाओं, यानी कुछ दशा ऐसी होती हैं जिसमें क्या कहना है, काम वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चे के लिए आप एक बड़े के तरीके से काम दिया जाए। ठीक है, और यानी कि एक बुजुर्ग को कहा जाए कि तुम एक ऐसा काम करो, थोड़ा हार्ड काम करो, तो इसके अंतर्गत यही है। और दूसरा इसमें ये कहा गया है, देखिए प्रसूति का मतलब होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, ठीक है, तो जब गर्भवती होती है तो उस समय उनको कुछ सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, उनको छुट्टी वगैरह दी जाएंगी। तो इस सब के बारे में चर्चा करी गई है आर्टिकल 42 के तहत, यानी अनुच्छेद 42 ये कहता है। तो इसमें कहा गया है जैसे महिलाओं को प्रसूति के समय छुट्टियां दी जाएंगी, इसमें कहा गया है महिलाओं को प्रसूति के समय छुट्टियां दी जाएंगी, इतना ध्यान रख लीजिए, महिलाओं को समय छुट्टियां दी जाएंगी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत दशा। ठीक है, यानी काम सभी के लिए क्या कहना है, अलग अलग, उसमें अलग अलग काम होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बच्चे को कहे कि आप बड़े की तरीके से काम करें। तो इसमें इसके लिए राज्य का यही कर्तव्य होगा कि जो महिलाएं हैं, जो प्रसूति के समय उनको छुट्टियां मुहैया कराई जाएंगी, ये क्या है, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो DPSP, तो आज अनुच्छेद 42। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल्स को लेकर के।
तब तक के लिए जय हिंद।